हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है हमारा डे 2 जिसमें हम लोग यूटेड मैथ्स की क्लासेस हम लोगों ने कल स्टार्ट करी थी। आज उसका दूसरा दिन है। हम लोग अभी PYQs कर रहे हैं और इस सीरीज़ के साथ हमारी कोशिश है कि जो आने वाला आपका यूटेड का एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। यूटेड के लिए आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग जो है बना रहे हैं। आपके लिए कंटेंट जो है बन रहा है, प्रैक्टिस सीरीज़ बहुत अच्छी बना रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार आपको इतना सारा इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा कि जिससे आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा स्कोर अपना आप करने वाले हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें भी हम 2013 का जो पेपर है उसके जो आने वाले अगले 10 क्वेश्चन है उनको करेंगे। क्लासेस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं अभी लाइव भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव में टाइम कंजम्पशन अभी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है नहीं। अगर मैं लाइव लूँगा तो जो क्वेश्चन मैं अभी आधे घंटे में 20 मिनट में आपको बता सकता हूँ, वहाँ पे 1 घंटा लग जाएगा। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लासेस अभी रिकॉर्डेड चल रही हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आपका थोड़ा विजिबिलिटी का इसमें, क्योंकि PDF ऐसा ही था वेबसाइट पे। तो एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। पाई को 22/47 दे रखा है, 22/7 दे रखा है। अ सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज डायमीटर 49 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर विल बी। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, अर्धवृत्ताकार खिड़की मतलब एक आपका विंडो है कोई जो इस शेप में है ना, अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर है, राइट। तो सेमी सर्कुलर हो गया, जो व्यास है वो 49 है, यानी व्यास का क्या मतलब है, यानी जो डायमीटर है वो आपका 49 है, और जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा डायमीटर का आधा, यानी 49/2, राइट। क्योंकि एक जो पूरा सर्किल होता है उसका जो परिमाप होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो आपका 2πr होता है, और ये आधा है तो हम 2πr/2 कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 49/2। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 7 7 49। आंसर हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो ध्यान देना, देखो पहले भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब तो लेवल और बढ़ गया है ना। नीचे दिए गए चित्र में x डिग्री प्लस y डिग्री का आपको वैल्यू बताना है, नहीं x प्लस वाई की आपको वैल्यू बतानी है। ये 40 है, अगर आपको साफ साफ विजिबल नहीं है तो ये भी आपका 40 है, ये आपका x है और ये आपका y है, और इधर आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप बायो से बिलोंग करते हैं तो आपको एक चीज सीखनी है, वो ये सीखनी है कि आपको जो ट्रायंगल है, जो आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो अगर ये 180 है, 1 2 3, ये अगर 180 हो गया आपका, है ना, तो इसका मतलब अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ये जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, ये जो है इसके और इसके सम के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर ये वाला होता है। ठीक है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या हिंदी में बाह्य कोण जो आप है उसको वो कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको इसमें दोनों प्रॉपर्टी लग रही है। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखता हूं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखता हूं जो मेरा ABC है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाला है, जो ये वाली वैल्यू वो क्या होगी, 40 प्लस एक्स के बराबर होगी, नहीं होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो 40 प्लस एक्स के बराबर होगी। मतलब ट्रायंगल ABC से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो है 40 प्लस एक्स। ठीक हो गया। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल हमारा, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, यही सेम एंगल होगा, वो क्या होगा, 180 माइनस वाई प्लस 40। यानी कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस वाई माइनस 40। कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजें आपकी बराबर होगी। फिर भाई ये भी उसी एंगल की वैल्यू है, ये भी इसी एंगल की वैल्यू, दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस वाई माइनस 40। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम x को इधर ले आएंगे और 40 और 180 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 40 ये वाला अपनी जगह पर, 180 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180। ठीक है, और माइनस का 40 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40 इज इक्वल टू माइनस का y रहेगा, और x जब प्लस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, नाउ 40 और 40 आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 अगर माइनस 180 से माइनस होगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 100, और ये हो गया आपका माइनस वाई माइनस का एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये माइनस वाई माइनस एक्स में माइनस, पहले तो माइनस 100 को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, और इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, जो आपको निकालना है। माइनस से माई कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो वाई प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 100 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1.3 का मान किसके बराबर है? 1.3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये आपसे बोला गया। बहुत सिंपल सी बात है। जो बायो वाले हैं, मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती है, वो इस सीरीज में बने रहना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और नीचे यहाँ पे 10 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्णों की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन विल बी। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी जितने भी एक फिगर है उनके आप करके जाएं, लर्न करके जाएं, तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे निकालने बैठेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको याद होना चाहिए कि ट्रायंगल में कितने होते हैं, स्क्वायर में कितने होते हैं, पेंटागन में कितने होते हैं, हेक्सागन में कितने होते हैं, सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हेक्सागन है तो हेक्सागन में आपके 9 होते हैं। आपके सामने एक फिगर भी दिया हुआ है, आप इसको काउंट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 256 टू द पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18 का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। राइट, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में हमको, इनको हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस कहते हैं। जिन लोगों ने मुझसे डीएलएड की प्रिपरेशन करी है, मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। यूटेड में भी हम ये चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 256 की पावर 0.16 आपको दे रखी है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो जैसे जो 256 होता है वो आपका क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इसकी पावर हम 0.16 लिख सकते हैं, इंटू 16 की पावर हम यहाँ पे 0.18 लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0.32, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो इंटू हो जाएगा आपका 16 टू दी पावर यहाँ पे कितना, किसी पावर इसका कितना है? 0.18। अब हमको पता है कि अगर बेस सेम है तो जो पावर है ऐड हो जाती है, यानी 16 टू दी पावर ये आपका हो जाएगा 0.32 प्लस 18, यानी 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 0.5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कई लोग फंस सकते हैं कि सर आगे क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। तो 0.5 का क्या मतलब होता है? 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी 16 टू दी पावर 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ 16, जिसकी वैल्यू होती है 4। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके सारे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद ही जो है हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 3 वर्षों में 2,400 रुपए तथा 4 वर्षों में 2,520 रुपए हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? An amount becomes rupees 2400 in 3 years and rupees 2520 in 4 years. The rate of annual compound interest is। ठीक है ना, अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें हमें क्या करते हैं, हमें 4 सालों का दे रखा है और हमें 3 सालों का दे रखा है, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा 1 साल का आ जाएगा। 4 साल माइनस 3 साल 1 साल, यानी हमें क्या करना है? 2520 माइनस 2400। ठीक है, 0 2 ये हो जाएगा 1, यानी 120 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 120 आपका ये हो जाएगा। तो 120 हो गया क्या आपका? इंटरेस्ट आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 120 आ गया। तो आपको क्या करना है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 120 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन क्या है प्रिंसिपल? 2400 इंटू 100 आप इसको एज्यूम कर लोगे, क्योंकि 1 साल आपका 3 साल का ये है ना, 1 इंटू 100 कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/20। आप किसी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 100, यानी 5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की ऊंचाई x तथा कमरे की 2 संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल y तथा z हैं। कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा? The height of a room is x and the area of 2 adjacent walls of a room are y and z respectively. The area of the roof of the रूम विल बी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको परेशानी कहां हो सकती है कि भाई जो हाइट है वो तो x दे रखी है, जो दीवार का क्षेत्रफल है यानी ये लेंथ इनटू हाइट है और ये ब्रेथ इनटू हाइट है। समझना ध्यान से, एक रूम में आप बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस रूम में आप बैठे हुए होंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में संभावना है कि वो रूम एक स्क्वायर तो नहीं होगा, वो एक आयत ही होगा, एक रेक्टेंगल होगा। अब आप जहां भी बैठे हैं उस रूम के सामने वाले दीवार को देखिए, राइट, सामने वाली दीवार, या मुड़ जाइए अगर सामने वाली दीवार नजदीक है, पीछे वाली दीवार को देखिए और उस दीवार के आपको सामने एक वॉल नजर आएगी, आपके सामने ऐसी एक आपको दीवार नजर आएगी। उस दीवार पे आपको जो हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है? यहां से यहां तक वो एक्स दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इस दीवार के बगल में आपको एक और दीवार नजर आ रही होगी, साइड वाली जो वॉल है आपकी, है ना, वो नजर आ रही होगी। तो उसमें क्या दे रखा है कि 2 संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल y और z है। मतलब ये जो सामने जो आपके वॉल है इसका आपको जो एरिया दे रखा है वो y दे रखा है और जो इसका आपको एरिया दे रखा है वो आपको z दे रखा है। यानी एक बार जब हमने
हाइट भाई इस वाले रूम के लिए जो ब्रेथ है वो x हो गई और ये आपका लेंथ हो जाएगी, है ना, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना ब्रेथ कितना है x है, इज इक्वल टू आपका y हो गया, एरिया दे रखा है। उसी तरह आपको यहाँ पे ये लेंथ है तो आपका ये ब्रेथ होगी, या तो ये छोटा होगा, आप किसी को भी लेंथ या ब्रेथ एज्यूम कर सकते हैं, तो इसको आप ब्रेथ एज्यूम कर लीजिए। इसको जब आपने x से गुणा किया, क्योंकि हाइट तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगी ना, x रहेगा, ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका एरिया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका एरिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना दे रखा है आपको, z दे रखा है। अब यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप जब l की वैल्यू निकालेंगे तो ये y अपॉन x आ जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो वो z अपॉन x आ जाएगी। ठीक है, आपको कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको ऊपर देखना है, ऊपर देखिए, जब आपने ऊपर देखा होगा तो आपने पाया कि आपको केवल और केवल l इंटू बी करना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही आपको दे रखी है। तो लेंथ हमारी y अपॉन z है और ब्रेथ हमारी z अपॉन x है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था इसका, y अपॉन x है, सॉरी, तो ये हो जाएगा yz अपॉन x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा? विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विल ऑब्टेन फ्रॉम साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर? न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले में से किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देना, आप क्या करना है आपको, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो माइंडसेट क्या है हमारा, हमारा माइंडसेट ये है कि सर हमें ना 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो सर आंसर तो विषमबाहु हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, स्केलन ट्रायंगल ये नहीं है, ये इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। एक ट्रायंगल में जो दो छोटी भुजाएं होती हैं उन दोनों का योग हमेशा ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा के। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, छोटा आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना संभव ही नहीं है। ठीक है ना, तो कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अक्सर लगता है कि भाई 2, 3, 6 है, तीनों अलग अलग हैं, तो आंसर हमारा विषम बाहु यानी स्केलन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी त्रिभुज में तो जो दो छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग तीसरी भुजा के से बड़ा होना चाहिए। द सम ऑफ टू स्मॉल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके गाइस, गेट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है रोमन पद्धति में 98 को क्या लिखा जाएगा। तो रोमन नंबर्स मैंने आपको कई बार पढ़ा रखे हैं, डीएलएड में भी पढ़ाया था, अभी आगे यूक्लिड के लिए मैं पढ़ाऊंगा। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो 98 को कैसे लिखा जाएगा? तो 98 को हम बेसिकली लिखते हैं 100 में से पहले 100 माइनस 10, ये 90 हो गया, और फिर लिखेंगे हम 8, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 10 कैसे लिखते हैं? 100 को हम लिखते हैं सी, 10 अगर माइनस कर रहे हैं तो उसके आगे लिखा जाता है, यानी एक्स सी हो गया, और 8 को आप लिख सकते हो वी आई आई आई, एक्स सी वी आई आई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ है। A shopkeeper uses a weight of 800 gram for 1 kg of professes to sell his goods at the cost price his profit is। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए आप बेसिक एक फॉर्मूला यूज करिए। देखिए, अगर उसने 1000 ग्राम खरीदा हुआ है ना, लेकिन वो दे कितना रहा है? 800 ग्राम दे रहा है, यानी कितना बचा रहा है वो आपका 200 ग्राम बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 200 ग्राम बचा रहा है। किस पे बचा रहा है? 800 पे बचा रहा है, यानी 200 बचा रहा है। किस पर बचा रहा है? 800 पर इंटू 100। आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी कर सकते हैं कि टोटल हिज सेविंग अपॉन जितना उसने दिया गिवन इंटू 100। तो ये 4 टाइम कटेगा, 4 से कटेगा 25%। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस में भी आपको दोबारा करवाऊंगा, है ना, इसका पूरा कंसेप्ट को समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में हार्डी रामानुजन नंबर क्या है? अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, हार्डी रामानुजन नंबर। क्या होता है हार्डी रामानुजन नंबर? रामानुजन के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के, है ना, जिनकी बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई थी। एक मूवी भी थी उनपे, द मैन हु नोज इन्फिनिटी, है ना। तो हार्डी जो है उनके प्रोफेसर का नाम था, है ना। तो ये दोनों एक बार टैक्सी से, इंग्लैंड में ये दोनों एक बार टैक्सी से जा रहे थे, राइट, और टैक्सी, इनकी जो सामने वाली टैक्सी थी उसमें एक नंबर लिखा हुआ था, जो नंबर था 1729, राइट। तो इस नंबर को देखते ही
रामानुजन के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने उस चीज के लिए आइडेंटिफाई किया कि ये एक ऐसा नंबर है जो आपका दो संख्याओं के यानी दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के बराबर होता है, यानी उनके 3 क्यूब निकालने के बाद जब उसको हम जोड़ते हैं तो 1729 आ सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये उन्होंने बोला था और तभी से ये जो नंबर है ये 1729 आपका फेमस है हार्डी रामानुजन संख्या के हिसाब से। और इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं हार्डी रामानुजन नंबर, केवल 1729 नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि हार्डी रामानुजन संख्या सबसे छोटी कौन सी है तो 1729 होगी। ठीक हो गया, तो 1729 आपको गिवन है। तो अब सम ऑफ टू, दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले एक नंबर है आपका 10, अगर आप 10 का क्यूब करते हैं फिर आप 9 का क्यूब करते हैं तो भी आप पाएंगे कि आपका 1729 आया है। सिमिलरली अगर आप 12 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो भी आप पाएंगे कि आपका 1729 आ रहा है। तो इसीलिए इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब निकालने के बाद जोड़ने के बाद नंबर आ सकता है दोनों ही केस में, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन संख्या। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों के संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली आपको मीन मोड मीडियन में रिलेशन बताना है कि मीन मोड मीडियन में रिलेशन क्या है। अब ये चीज मैंने आपको डीएलएड में भी पढ़ाई हुई है कि मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन है वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 2 मीन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीडियन, 2 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीन, 3 मीन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीडियन। अब ये जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं, तीनों का नाम एम से है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस फॉर्मूले को आप कहीं किसी पेपर में लिख के आप जहां भी पढ़ाई करते हैं इसको चिपका दें, है ना। कई बार इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन आपको हो जाता है। तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अनुपात समानुपात से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम इसको कह सकते हैं। यदि P रेशियो Q इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 है, Q रेशियो R इज इक्वल टू 12 रेशियो 7 है तथा R रेशियो S इज इक्वल टू 14 रेशियो 15 है, तो P रेशियो S का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है आपको अलग अलग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P रेशियो Q और Q रेशियो R को बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 8 और 12 रेशियो 7। तो 8 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे आप, आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। तो 8 3 24, 12 2 24, तो ये हो जाएगा 5 3 15 रेशियो 8 3 24 रेशियो 7 2 14। ठीक हो गया। अब हमारा ये क्या आ गया, पी क्यू आर आ गया। अब हमें आर और एस को बैलेंस करना है, तो आर जो है आपका 14 रेशियो 15 ऑलरेडी आपको दे रखा है ना, आपका ऑलरेडी 14 आ गया है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका हो जाएगा 15 रेशियो 24 रेशियो 14 रेशियो 15। ठीक है ना। अब इसमें हमें बताना है P रेशियो S का मान, तो P ये है, Q ये है, R ये है, S है, तो 15 और 15 है, यानी 1 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखो 2 क्लासेस में ही मैंने आप लोगों को, आज डे 2 था और डे 2 में ही मैंने आपको जो है PYQ 2013 का कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और बायो वाले भी इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यूटेट की हिस्ट्री हमें क्रिएट करनी है। यूटेट में जो भी एक इतिहास रहा है यूटेट का कि स्कोर सीटेट से बड़ा कम आता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। चलो उस टफ को ईजी बनाएं और अपना स्कोर अच्छा करें, क्योंकि तैयार रहिए। हो सकता है कि कई सारे स्टेट्स ऐसे अभी प्लान कर रहे हैं कि सीटेट को वैलिड नहीं मानते हैं, अपने स्टेट का जो टेट है उसी पे वो लोग जॉब देते हैं। तो तैयार रहिए, यूटेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना जरूरी है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, अदर क्लासेस में आपसे मिलता हूं। कल मुलाकात होगी यूटेट सेकंड की अगली क्लास में, जिसमें हम 2014 के PYQs करेंगे। PYQs को कंप्लीट करने के बाद हम फिर बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।